हेलो एवरीवन, मैं सेल्फ नीलेश ठाकुर और हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है टर्मिनोलॉजी के बारे में। मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में इसके 5 वीडियो बन चुके हैं और ये हमारा लास्ट वीडियो है जिसमें मैं टर्मिनोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हमें एक लास्ट टॉपिक और बचेगा, उसको भी आज मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा, फिर हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। तो हमने टर्मिनोलॉजी में आज हम देखेंगे कि आई से रिलेटेड कितने हैं टर्म जो माइक्रोबायोलॉजी में यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो हम उसी के बारे में देखेंगे। सबसे पहले मैंने लिखा है इम्यून। अब ये इम्यून क्या होता है? ठीक है, मैंने आपको इसके प्रीवियस वीडियो में इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में बताया था। अब ये टर्म जो है उन्हीं से रिलेटेड है। ठीक है, अब इम्यूनिटी सिस्टम में या हम कहना चाहिए कि इम्यूनोलॉजी में हम जिन टर्म का यूज करते हैं वो यही टर्म है। अब इनको अब अच्छे से समझना है। ठीक है, सबसे पहले क्या दिया है इम्यून। अब ये इम्यून क्या होता है? प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिसीज बाय द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज। क्या है? प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिसीज बाय द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज। अब ये इम्यून क्या करता है? प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिसीज, मतलब कि डिसीज से क्या कर रहा है? ये प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, डिसीज से क्या करता है? डिसीज से प्रोटेक्ट करता है। जैसे मान लो किसी को कोई डिसीज हुई है तो वो उसे प्रोटेक्ट करने का काम करता है कौन? इम्यून। लेकिन कैसे करेगा प्रोटेक्ट? बाय द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज, मतलब कि किसके द्वारा, किसकी उपस्थिति में, किसकी प्रेजेंस में? एंटीबॉडी की प्रेजेंस में ये क्या करता है? डिसीज से हमें प्रोटेक्ट करता है कौन? इम्यून। ठीक है, जैसे उसने क्या किया? प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिसीज बाय द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज, मतलब कि ये एंटीबॉडी की प्रेजेंस में क्या करेगा? डिसीज से प्रोटेक्ट करता है कौन? इम्यून। अब हमारा नेक्स्ट देखेंगे इम्यून सीरम। अब ये इम्यून सीरम क्या है? सीरम हमें कहाँ से रिसीव होता है? जब हम ब्लड सैंपल लेते हैं, है ना, और जब ब्लड को हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो सेंट्रीफ्यूज करने के बाद में जितने भी मतलब जो ब्लड रहता है, जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और जो प्लेटलेट है, वो सब नीचे बॉटम में बैठ जाते हैं और ऊपर क्या आ जाता है? इसका सीरम आ जाता है। ठीक है, तो हम वही देखेंगे इम्यून सीरम के बारे में। ब्लड सीरम दैट कंटेन्स वन और मोर स्पेसिफिक एंटीबॉडीज। क्या दिया है कि ब्लड सीरम। अब जो ब्लड सीरम है, तो जो ब्लड सीरम है उसमें क्या होनी चाहिए? दैट कंटेन्स वन और मोर स्पेसिफिक एंटीबॉडीज। स्पेसिफिक एंटीबॉडीज का मतलब क्या होगा कि एक विशिष्ट एंटीबॉडी किसमें होनी चाहिए? ब्लड सीरम में होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपके ब्लड सीरम में एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं है, विशिष्ट एंटीबॉडी नहीं है, तो वो डिसीज से कैसे फाइट करेगी? अगर डिसीज से फाइट करनी है तो आपके ब्लड सीरम में क्या होनी चाहिए? एक विशिष्ट स्पेसिफिक एंटीबॉडी प्रेजेंट होनी चाहिए। किसमें? इम्यून सीरम या कहना चाहिए ब्लड सीरम में। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे थर्ड हमारा इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या है? ये प्रतिरक्षा तंत्र है। ठीक है, अब प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में देखेंगे हम। ए नेचर ऑफ एक्वायर्ड रेसिस्टेंस को हम बोलते हैं इम्यूनिटी। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। रेसिस्टेंस को क्या बोलेंगे? इम्यूनिटी टू ए स्पेसिफिक डिसीज। अब टू अ स्पेसिफिक डिसीज बोल रहा है, तो जो स्पेसिफिक डिसीज है, ठीक है, स्पेसिफिक डिसीज मतलब स्पेसिफिक का मैंने क्या बताया कि विशिष्ट, डिसीज का हो गया बीमारी। तो जो विशिष्ट बीमारी है उसके लिए हमें हमारी बॉडी में क्या होना चाहिए? एक प्राकृतिक या नेचुरल एंटीबॉडी या इम्यूनिटी सिस्टम हमारा क्या होना चाहिए? स्ट्रांग होना चाहिए। अगर हमें कोई स्पेसिफिक डिसीज हुई है और यदि हमारा इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है तो हम तो बीमार पड़ जाएंगे। यदि अगर हमारी बॉडी में इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो वो क्या करेगा कि उस स्पेसिफिक डिसीज से फाइट करेगी। उसके बाद में हम देखेंगे इम्यूनाइजेशन। अब ये इम्यूनाइजेशन क्या होता है? ठीक है, एनी प्रोसेस मतलब कोई भी प्रोसेस या कोई भी प्रक्रिया दैट डेवलप हो रही है। कौन सी? इम्यूनिटी। जब इम्यूनिटी डेवलप हो रही है, मतलब किसी भी प्रोसेस में जब इम्यूनिटी क्या हो रही है? डेवलप हो रही है टू अ स्पेसिफिक डिसीज। जब किसी होस्ट को कोई स्पेसिफिक डिसीज हुई है
क्या करेगा, जो होस्ट को स्पेसिफिक डिसीज हुई है वो उससे फाइट करेगी, और यदि उसको अगर उसके बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप नहीं होगी तो होस्ट उस डिसीज से क्या हो जाएगा, बीमार पड़ सकता है ना। तो वही है इम्यूनाइजेशन में क्या होता है कि जब कोई भी प्रक्रिया हो या कोई भी प्रोसेस हो, तो उस प्रोसेस में जब होस्ट को कोई स्पेसिफिक डिसीज हुई है तो उसकी बॉडी में क्या डेवलप होने लग जाती है, इम्यूनिटी डेवलप होने लग जाती है। अब हम आगे देखेंगे, इम्यूनोजेनेसिटी क्या होती है, ठीक है, व्हाट इज इम्यूनोजेनेसिटी, इसके अंतर्गत ये टर्म किसके लिए यूज किया जाता है, ठीक है, इम्यूनोजेनेसिटी। अब इम्यूनोजेनेसिटी है द कैपेसिटी टू स्टिम्युलेट द फॉर्मेशन ऑफ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज। क्या है, द कैपेसिटी टू स्टिम्युलेट द फॉर्मेशन ऑफ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज। अब मैंने आपको स्पेसिफिक एंटीबॉडीज के बारे में तो बता ही दिया है, ठीक है। अब हमें क्या देखना है कि जो स्पेसिफिक एंटीबॉडी है उसका क्या हो रहा है, फॉर्मेशन, क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। किसके अंतर्गत हो रहा है फॉर्मेशन, इम्यूनोजेनेसिटी के अंतर्गत एंटीबॉडीज का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो फॉर्मेशन हो रहा है क्यों, कि द कैपेसिटी टू स्टिम्युलेट, क्यों फॉर्मेशन हो रहा है कि जो कैपेसिटी है, एक पर्सन की जो कैपेसिटी होती है, अगर उसके अंदर स्पेसिफिक एक विशिष्ट एंटीबॉडी का फॉर्मेशन नहीं होगा तो उसकी जो कैपेसिटी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फाइट करने की, वो कैपेसिटी कम हो रही है। अब उसके अंदर अगर एंटीबॉडी का फॉर्मेशन नहीं होगा तो उसकी कैपेसिटी और वीक हो जाएगी, है ना। तो उसकी स्टडी हम इसके अंतर्गत करते हैं, कौन सा टर्म यूज करते हैं उसके लिए, इम्यूनोजेनेसिटी टर्म का यूज करते हैं। उसके बाद में आता है हमारा इम्यूनोग्लोब्यूलिन। अब ये इम्यूनोग्लोब्यूलिन नाम से स्पष्ट है कि इम्यूनो प्लस ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन क्या है, एक प्रोटीन होता है, ग्लोब्यूलिन क्या होता है, एक प्रोटीन होता है। तो इसमें हम ये प्रोटीन से रिलेटेड टर्म होता है, एनी ऑफ द सीरम प्रोटीन, कोई भी सीरम जिसमें क्या होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, सच एज अ गामा ग्लोब्यूलिन। अब कौन सा प्रोटीन होना चाहिए उसमें, तो गामा ग्लोब्यूलिन, अल्फा और गामा देखा तो होगा आपने, अल्फा तो ऐसा होता है, अब गामा ऐसे वाई, ये ऐसा वाई जैसा बनता है, ऐसा वाई जैसा बनता है गामा, है ना, ये ऐसा वाई जैसा गामा बनता है ना। तो गामा ग्लोब्यूलिन किसमें होना चाहिए, सीरम में, कौन सा प्रोटीन, गामा ग्लोब्यूलिन होना चाहिए। दैट प्रोसेस एंटीबॉडी एक्टिविटीज, जब सीरम में गामा ग्लोब्यूलिन रहेगा तो वो किसको एक्टिव करेगा, एंटीबॉडी को क्या करेगा, एक्टिव करेगा, ठीक है। तो वो टर्म प्रोटीन से रिलेटेड टर्म कौन सा है, इम्यूनोग्लोब्यूलिन। उसके बाद दिया है हमारा नेक्स्ट है इंक्यूबेशन, टू कीप द कल्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जब हम क्या करते हैं, टू कीप मतलब रखना, ठीक है, द कल्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब कि जो आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कल्चर किया है, ठीक है। जब आप एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का या बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जब आप क्या कर रहे हो, कल्चर कर रहे हो, तो आप उसे कहाँ रखोगे, इंक्यूबेशन, लैब में, हॉस्पिटल में इंक्यूबेशन होता है ना। और यदि आप एक हॉस्पिटल में वर्क कर रहे हो तो आपको अच्छे से पता होगा कि इंक्यूबेशन का यूज क्यों करते हैं, ठीक है। जब भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कल्चर करेंगे तो उसे कहाँ रखा जाता है, इंक्यूबेशन में रखा जाता है, एक उचित टेम्परेचर पर रखते हैं, है ना। फेवरेबल टू कंडीशन, फेवरेबल टू देयर ग्रोथ। इंक्यूबेशन में रखने पर क्या होगा कि वो ऐसी कंडीशन में आ जाएगा, मतलब कि वो क्या करेगा कि ग्रोथ ना कर सके, एक टेम्परेचर पर रखते हैं कि ग्रोथ करे, है ना, ग्रोथ करे। तो वो क्या है हमारा
इंक्यूबेशन है। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देखते हैं, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे माइक्रोस्कोप। अब मैंने आपको माइक्रोस्कोप के बारे में तो बता ही दिया है, इसलिए मैं आपको इजीली थोड़ा सा बोल के बता देता हूँ कि एन इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड टू ऑब्जर्व माइक्रोब्स। मतलब कि माइक्रोस्कोप क्या है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका यूज करके हम किसका ऑब्जर्व करते हैं, किसका परीक्षण करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का या माइक्रोब का हम माइक्रोस्कोप क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। किसमें, माइक्रोस्कोप में। उसके बाद में हमारा आगे किया है माइक्रो या माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मैंने आपको बता दिया है, एनी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आई। मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन्हें हम नेक्ड आई के थ्रू नहीं देख सकते, ठीक है। व्हिच कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आई, मतलब नग्न आंखों के द्वारा या नेक्ड आई के द्वारा हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नहीं देख सकते, ठीक है। फिर है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। अब ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या होती है, हम उसके बारे में देखेंगे। तो ए स्पेसिफिक एंटीबॉडी, अब ए स्पेसिफिक एंटीबॉडी मतलब कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या है, एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी होती है जो क्या प्रोड्यूस करती है, प्रोड्यूस्ड बाय हाइब्रिडोमा एंटीबॉडी। अब ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो होती है वो क्या है, एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी है, और ये जो प्रोड्यूस करती है, ये कौन सी एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर रही है, हाइब्रिडोमा एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है, ठीक है। हाइब्रिडोमा एंटीबॉडी कौन प्रोड्यूस करती है, तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, ये एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी होती है। फिर है हमारा माइकोटॉक्सिन। माइको एक क्या है, ये एक लैटिन वर्ड है ना, फंजी से रिलेटेड है। तो टॉक्सिन मतलब क्या होता है, जहरीला। तो एनी टॉक्सिक सब्सटेंस मतलब कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस या कोई भी जहरीला पदार्थ जो क्या प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस्ड बाय फंजी। मतलब ये फंजी को क्या कर रहा है, प्रोड्यूस करता है। कोई भी जब टॉक्सिक सब्सटेंस होता है तो वो क्या कर रहा है, माइकोटॉक्सिन क्या करता है कि एक ऐसा टॉक्सिक सब्सटेंस होता है जो किसको प्रोड्यूस करता है, फंजी को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे स्मेयर, है ना। हम स्मेयर कैसे बनाते हैं किसी भी डिसीज का या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पता लगाने के लिए, ठीक है। एक थिन लेयर ऑफ मटेरियल, ठीक है, एक थिन लेयर ऑफ मटेरियल। ये हम जो स्मेयर बनाते हैं स्लाइड पर, तो वो कैसी होनी चाहिए, एकदम थिन होनी चाहिए। थिन मतलब पतली होनी चाहिए, पतली बननी चाहिए। आपकी जो लेयर होती है स्मेयर की वो पतली बननी चाहिए, थिन बननी चाहिए। नहीं तो अगर वो थिक बनी तो आपको उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्लियर नहीं दिखेंगे माइक्रोस्कोप में जब आप देखोगे तो। इसलिए ये क्या होती है, थिन लेयर होती है स्मेयर की। अब जैसे एग्जांपल दिया है मैंने, बैक्टीरियल कल्चर स्प्रेड ऑन अ ग्लास स्लाइड फॉर माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन। जैसे हम बैक्टीरिया का मतलब कहना चाहिए माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन करना है तो हम पहले क्या करेंगे, स्लाइड पर स्मेयर बनाएंगे। तो स्मेयर कैसे बनना चाहिए, थिन बनना चाहिए। थिन बनने के बाद ही हम उसका क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन करते हैं। अगर वो थिन लेयर नहीं है, थिक लेयर बनी है, अगर मोटी लेयर बनी है तो आपको उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्लियर नहीं, समझ में नहीं आएंगे, ठीक है, कि ग्राम पॉजिटिव कौन सा, ग्राम नेगेटिव कौन सा। अगर आपकी थिन लेयर बनी है तो ही आप उसका माइक्रोस्कोप में अच्छे से एग्जामिनेशन कर पाओगे। उसके बाद में दिया है विडाल टेस्ट। अब विडाल टेस्ट क्या होता है, ये किस लिए किया जाता है, तो विडाल टेस्ट होता है कि ए स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट फॉर टाइफाइड। मतलब कि कहना चाहिए विडाल टेस्ट स्लाइड पर स्मेयर बना के, पहले स्लाइड पर स्मेयर नहीं बनाते हैं, स्लाइड पर इसका एग्लूटिनेशन किया जाता है, इसका विडाल टेस्ट का, ठीक है। ऐसे उसके सर्कल होते हैं, एक स्लाइड होती है, स्लाइड में ऐसे 4 सर्कल बने हुए रहते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि पहले जो लैब में, जो लेबोरेटरी में जो ब्लड आता है उसको पहले सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद में जो सीरम होता है, तो सीरम की 1 ड्रॉप इस पर डालते हैं, 1 ड्रॉप इस पर डालते हैं, ठीक है। अब जब दोनों पर एक एक ड्रॉप डाली, अब जो कहना चाहिए फिर इस पर हम विडाल टेस्ट करते हैं। इस पे कुछ ड्रॉप डालते हैं, एक ड्रॉप इस पर, एक ड्रॉप इस पर, सिरप के लिए, ठीक है। अब उसके बाद में हम क्या डालते हैं, इस पर एंटीजन डालेंगे। तो एंटीजन की 1 ड्रॉप इस पर डालेंगे, 1 ड्रॉप इस पर डालेंगे। तो इनको क्या करेंगे, हम ऐसे ऐसे मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद में जब इन दोनों में एग्लूटिनेशन होता है, ठीक है, एग्लूटिनेशन मतलब फटता है, तो फटने
पेशेंट को टाइफाइड है, ठीक है, और यदि नहीं पता तो पेशेंट को टाइफाइड नहीं है, ठीक है। विडाल टेस्ट इसीलिए किया जाता है किसके लिए, टाइफाइड या पैराटाइफाइड की डिसीज का पता लगाने के लिए। स्लाइड में याद रखना कि कभी भी स्लाइड पर आप 1 ड्रॉप, इस एक सर्कल पर 1 ड्रॉप और एक सर्कल पर 1 ड्रॉप, दोनों पर 1 ड्रॉप सीरम लोगे। सीरम लेने के बाद में आप उस पर क्या करोगे, 1 ड्रॉप एंटीजन 1 ड्रॉप एंटीजन, फिर दोनों साइड में ऐसे दोनों सर्कल को मिक्स करोगे। मिक्स करने के बाद में यदि दोनों में एग्लूटिनेशन हुआ तो पेशेंट को टाइफाइड है, और यदि एग्लूटिनेशन नहीं हुआ तो पेशेंट को टाइफाइड नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक यही कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में मतलब पूरे मतलब कहना चाहिए कि एनवायरनमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक वही है। तो हमारा ये टॉपिक इस वीडियो में कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हमारा लास्ट टॉपिक देखते हैं, ठीक है। और यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट करके क्वेश्चन कर सकते हैं, या बोर्ड में भी क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।